आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, मॉडर्न फैमिली का जो ये इकोसिस्टम है ना, सच कहूं तो ये बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प ढांचा होता है। मतलब सोचिए, यहाँ एक तरफ हमारी वो पुरानी परंपराएं होती हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और दूसरी तरफ होती हैं हमारी आज की रोजमर्रा की भौतिक इच्छाएं। और सबसे मजेदार बात यह है कि अक्सर ये दोनों ही चीजें एक ही छत के नीचे आपस में जोर शोर से टकराती रहती हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस विषय में गहराई से उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक परिवार के भीतर ये तनाव या संघर्ष कैसे जन्म लेता है और उसे सुलझाया कैसे जा सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक परिवार की शांति को असल में क्या भंग करता है। हम अक्सर ये सोचते हैं ना कि कोई बहुत बड़ी या भयंकर घटना ही घर का माहौल बिगाड़ सकती है, लेकिन अगर हम स्रोत सामग्री पर ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि घर की शांति को अक्सर दो बिल्कुल अलग अलग सिरों पर परखा जाता है। एक तरफ होते हमारे वो जहरीले अंधविश्वास जो अंदर ही अंदर खोखला करते हैं, और दूसरी तरफ होती है हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी और कभी-कभी तो बिल्कुल बेतुकी सी भौतिक इच्छाएं। चलिए हमारे पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, द वेट ऑफ सुपरस्टिशन, कि कैसे इत्तेफाक से डर पैदा होता है। ये कहानी है रोशनी की, एक बिल्कुल नई हंसमुख सी बहू जिसके घर में कदम रखते ही खुशनुमा की जगह डर और शक ने ले ली। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि कैसे महज कुछ इत्तेफाक किसी इंसान की जिंदगी को नर्क बना सकते हैं। जरा इस घटनाक्रम पर गौर कीजिए। पहले ही दिन क्या होता है, दरवाजे पर रखे तेल पर फिसलकर ननद गिर जाती है और आरती का दिया बुझ जाता है। फिर पहले हफ्ते में ननद का रिश्ता टूट जाता है, दूसरे हफ्ते में उसे एक जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है, और देखते ही देखते तीसरे हफ्ते तक ससुर जी का एक बड़ा पेमेंट अटक जाता है। अब परिवार ने क्या किया, उन्होंने इन सारी घटनाओं को बिना किसी लॉजिक के रोशनी के आने से जोड़ दिया। मतलब एक प्यारे से नए सदस्य को रातों रात एक अपशगुन मान लिया गया। खैर, बात सिर्फ बड़े हादसों तक नहीं रुकी। रोजमर्रा की उन छोटी छोटी गलतियों ने भी आग में घी डालने का काम किया, जो सच में किसी से भी हो सकती हैं। जैसे रसोई में दूध का उबलकर गिर जाना या कुकर का अचानक से फट जाना। इसे भी रोशनी के अशुभ होने का पक्का सबूत मान लिया गया। लेकिन सबसे बुरा दौर तो तब शुरू हुआ जब बाहर वालों ने यानी पड़ोसियों ने उसे खुलेआम अपशगुन कहना शुरू कर दिया, और रोशनी का अपना परिवार उसका बचाव करने के बजाय बिल्कुल चुप रहा। जब अपने ही लोग ऐसे वक्त में साथ छोड़ दें तो इंसान का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाता है, और रोशनी के साथ बिल्कुल यही हो रहा था। लेकिन फिर आता है एक बहुत ही अहम मोड़। रोशनी का पति विहान अपने ही परिवार के सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। उसका ये बयान उस पल की पूरी ताकत को दर्शाता है। मैं गलत के खिलाफ जा रहा हूं, अपनी मां के खिलाफ नहीं। सच में ये एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। विहान ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि वो अपनी पत्नी को इस घर का कलंक बनते हुए हरगिज नहीं देख सकता। उसने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने ही परिवार के उन जहरीले अंधविश्वासों के खिलाफ एक बहुत ही जरूरी और हेल्दी बाउंड्री खींच दी। इसके बाद विहान और रोशनी ने घर तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते नहीं छोड़े। उन्होंने शांति के लिए पास की ही एक कॉलोनी में घर ले लिया, और वहां से वे चुपचाप अपने माता पिता की जरूरतें पूरी करते रहे, उनकी दवाइयां भिजवाते रहे। और इस पूरी कहानी का जो क्लाइमैक्स है ना, वो तब आता है जब एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी की सांस फिसल जाती है। और पता है उन्हें कौन बचाता है? वही रोशनी जिसे सबने अशुभ कहा था। वो दौड़कर उन्हें गिरने से बचा लेती है। बस इस एक पल ने उन तमाम खोखले अंधविश्वासों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। अब सास ससुर को अपनी गलती का गहरा एहसास होता है। वे रोशनी और विहान से वापस घर लौटने की मिन्नतें करते हैं। लेकिन यहीं पर हमें इस कहानी का सबसे बड़ा सबक मिलता है, बिना भूले माफ करना। विहान ने अपने परिवार को माफ तो जरूर कर दिया, लेकिन उसने ये भी तय किया कि वो अपने अलग घर में ही रहेंगे, क्योंकि वो उस घर में वापस नहीं जाना चाहता था जहां उसकी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंची थी। इससे ये साबित होता है कि कभी-कभी परिवार में शांति बनाए रखने और आत्मसम्मान बचाने के लिए परमानेंट बाउंड्रीज सेट करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, द वेट ऑफ डिजायर, रोजमर्रा की छोटी छोटी बहसों को समझना। अंधविश्वास की उस बाहरी भरकम बात के बाद अब जरा देखते हैं कि कैसे हमारी छोटी छोटी एकदम मामूली सी भौतिक इच्छाएं घर में एक बिल्कुल ही अलग तरह की, और सच कहूं तो लगभग मजाकिया सी उथल पुथल मचा सकती हैं।
यहाँ हमें घर की दो बिल्कुल अलग-अलग मांगों का टकराव साफ देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे दो भाई हैं, हर्ष और आदित्य। वो बेचारे अपनी बाइक पर चावल की भारी बोरियां ढो-ढोकर और बारिश में भीग-भीग कर इतने पक चुके हैं कि अब उन्हें किसी भी कीमत पर एक कार चाहिए। और दूसरी तरफ है उनकी पत्नियां। वो हाल ही में किटी पार्टी में अपनी किसी दोस्त का शानदार सा हार देखकर आई हैं और अब उन्हें भी पारिवारिक फंक्शन में पहनने के लिए बिल्कुल वैसे ही नए नेकलेस चाहिए। दोनों की अपनी अपनी डिमांड्स हैं और दोनों को ही लग रहा है कि उनकी मांग ज्यादा प्रैक्टिकल और जरूरी है। इसे ही हम कहते हैं प्रायोरिटी क्लैश या प्राथमिकताओं का टकराव। मतलब ये वो कॉमेडी वाली सिचुएशन होती है जब परिवार के कई सदस्य एक ही टाइम पर माता पिता के सामने खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से बहस करने लगते हैं कि किसकी गैर जरूरी इच्छा पहले पूरी की जाए। हॉल में चारों एक साथ खड़े होकर चिल्ला रहे थे। भाई बता रहे थे कि कार से कितनी सहूलियत होगी और पत्नियां समझा रही थी कि एक नए नेकलेस से उन्हें कितना कॉन्फिडेंस मिलेगा। कसम से पूरा घर किसी सब्जी मंडी से कम नहीं लग रहा था। और फिर आता है तीसरा भाग, द अल्टीमेट टेस्ट, जहां इच्छाओं के लिए अपनी सबसे प्यारी आदतों को कुर्बान करना पड़ता है। इस रोज रोज की चिक चिक से तंग आकर घर के जो चतुर मुखिया थे सुरेश जी, उन्होंने परिवार के अनुशासन को परखने के लिए एक बहुत ही शानदार चुनौती पेश कर दी। चुनौती की शर्तें एकदम साफ थीं। भाइयों के लिए रूल ये था कि 1 हफ्ते तक अपने फोन सरेंडर कर दो और कोई आईपीएल क्रिकेट नहीं देखना है। गोल क्या था? अपना अनुशासन साबित करो और कार ले लो। वहीं पत्नियों के लिए रूल था शाम 6 बजे के बाद मौन व्रत रखना, मतलब किचन में काम करते समय एक भी शब्द नहीं बोलना है। और उनका गोल था अनुशासन साबित करो और नेकलेस ले लो। सुनने में तो ये बड़ा आसान सा लगता है ना, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। चुनौती शुरू होते ही जो हुआ वो सच में किसी कॉमेडी फिल्म से कम नहीं था। कुछ ही घंटों में पूरा का पूरा परिवार इस प्रेशर के आगे घुटने टेकने लगा। भाई इस बात से तड़प रहे थे कि यार विराट कोहली का फॉर्म कैसा चल रहा है और आरसीबी का स्कोर क्या हुआ होगा। बाहर पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाज सुनते ही वो पागलों की तरह खिड़की की तरफ भागते। दूसरी तरफ पत्नियां सिर्फ अजीबोगरीब इशारों से खाना बनाने की कोशिश में लगी थीं। कभी चीनी की जगह नमक उठाया जा रहा था तो कभी कुछ, और जब चुप रहना बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया तो वो सास के गॉसिप करने के लिए एक दूसरे को छुप छुप कर मैसेज करने लगी। और इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत ही जल्दी सबने अपने हथियार डाल दिए। भाइयों का ये जो बयान है ना, ये उनकी हताशा को बिल्कुल सही तरह से दिखाता है। हमें कार नहीं चाहिए, हम बस आराम से आईपीएल देखना चाहते हैं। उन्हें बहुत जल्दी इस बात का एहसास हो गया कि उनकी जो रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और सुकून है, वो एक नई गाड़ी की उस बड़ी सी इच्छा से कहीं ज्यादा अहम था। बिना स्कोर चेक किए उनसे एक शाम भी नहीं काटी जा रही थी। और हाँ, पत्नियों का हाल भी कुछ अलग नहीं था। उन्होंने भी झटपट अपने उन सपनों के नेकलेस की मांग वापस ले ली। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से चुप रहकर खाना बनाना और एक दूसरे से गॉसिप न कर पाना उनके लिए किसी भयंकर सजा से कम नहीं था। उन्हें ये रियलाइज हुआ कि किचन में बात करना और अपने मन की भड़ास निकालना दुनिया के किसी भी महंगे गहने से ज्यादा कीमती है। तो इसी के साथ हम आते हैं समाधान पर। कीज टू हाउसहोल्ड हार्मनी, यानी सहानुभूति, समझौता और त्याग। घर के मुखिया ने इस अनोखी चुनौती के जरिए पूरे परिवार को उनके लालच की असली और बेतुकी सच्चाई दिखा दी, जिससे पूरे घर में एक बार फिर से हंसी लौट आई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि पारिवारिक शांति की हमेशा एक कीमत होती है, और इन दोनों कहानियों की जो कोर लर्निंग है वो बिल्कुल स्पष्ट है। पहला है ओवरकमिंग द हेवी, जहां परिवार को रोशनी के मामले में अपने उन जहरीले और भारी अंधविश्वासों को छोड़ना पड़ा, और दूसरा है ओवरकमिंग द लाइट, जहां भाइयों और पत्नियों को अपनी उन छोटी स्वार्थी मांगों को त्यागना पड़ा ताकि घर का रोजमर्रा का माहौल खुशहाल बना रहे। दोनों ही स्थितियों में घर की शांति के लिए किसी न किसी चीज का त्याग करना बहुत जरूरी था। अंत में हमारा ये विश्लेषण एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म होता है। जरा सोचिए, आज के आधुनिक परिवार की इन सारी जटिलताओं को देखते हुए ऐसी कौन सी आदतें या गहराई से जुड़ी मान्यताएं हैं जिन्हें हमें सच में छोड़ देना चाहिए ताकि हमारे घर की शांति बनी रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को अपने अपने परिवारों के नजरिए से जरूर सोचना चाहिए।